नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं हम अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? सबसे पहले कीजिए तरीका नोट। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। आप 7045220000 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल ही भेज सकते हैं। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी फेसबुक, ट्विटर पर। साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्काबाज योर मनी लिखकर। तो ये रहा शो में शामिल होने का तरीका। अब बात करते हैं आज के मेहमान से। कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकासपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपको और हैप्पी न्यू ईयर आपको, क्योंकि नव वर्ष नज़दीकी है। हमारे व्यूअर्स को भी इनफैक्ट नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्वेरीज लें उससे पहले बात करते हैं कि किस तरीके का रहा साल 2024 और कौन से वो म्यूचुअल फंड्स रहे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करके गए। रिटर्न इनफ्लोज किस तरीके के आते हुए दिखाई दिए, फिर हम आगे के आउटलुक को भी समझेंगे। लेकिन कैसे रैप अप करते हैं आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से विकास जी 2024 को? धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो इन एडवांस, और आपके व्यूअर्स को भी। दीपाली, ये जो साल था लगभग इसको ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा था, फर्स्ट 6 मंथ्स, वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहा। बहुत अच्छी रिटर्न आई फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ थोड़ा सा जो था वो पेशेंस टेस्ट करने वाला रहा, जिसमें काफी सारी वोलेटिलिटी हो गई, काफी सारे रीजंस की वजह से, जिसमें ये रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यूएस इलेक्शंस, इंडिया के इलेक्शंस, बजट में जो कैपिटल गेन्स बढ़ा, तो इन सबको देखते हुए थोड़ा मिक्स बैग रहा और सेकंड हाफ में उतना रिटर्न नहीं बन पाया। बट हाँ, अगर पॉइंट टू पॉइंट बोले तो निफ्टी लगभग 12% ऊपर पे बंद हो रहा है ये साल। जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें, देखिए दीपाली जी, अगर टॉप के मैं आज की फंड्स की बात करूं तो इसमें मेरे एसेट एनवाईएससी जो फैंग फंड है, मेरे एसेट का S&P 500 और मोतीलाल का नेस्डैक। क्योंकि ये साल के अंत में हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न किसकी सबसे अच्छी रही, तो नेस्डैक वाले या यूएस इन्वेस्टेड फंड्स की ये विनर्स हैं आज की तारीख में। लेकिन अगर आप एक क्वार्टर पहले देखते या उससे एक क्वार्टर पहले देखते तो बहुत सारे इंडियन फंड्स भी उसके लिस्ट में आते थे। सो अगर मुझे लमसम और एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो, तो जैसे मेरे एसेट का एनवाईएससी फैंग फंड है, वो दोनों तरह से लमसम में और सिप में भी टॉप पे रहा। उसी तरीके से जो अगर आप लमसम की बात करेंगे तो मोतीलाल के भी 3-4 फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मोतीलाल का ही ईएलएसएस फंड, मोतीलाल का ही स्मॉल कैप फंड, और फिर आईसीआईसीआई प्रू का फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे लास्ट लास्ट में अगर आप बोलेंगे बाकियों के कंपैरिजन में, तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंड सबसे टॉप चार्ट में है। बट इन्वेस्टर्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि लास्ट 1 ईयर में किसने रिटर्न दिया है, वही फंड्स उनको आगे 2025 में लेके चलना चाहिए। तो ऑब्वियसली परिस्थितियां बदलती हैं, मार्केट डायनामिक्स बदलते हैं, तो 2025 की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो कैसी रहनी चाहिए 2025 की स्ट्रैटेजी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पिछले 3 सालों में तो जमकर पैसा बना इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए। तो ऐसी स्थिति में होप्स काफ़ी हाई हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के। थोड़े भी मॉडरेट रिटर्न्स होंगे तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंट होंगे। तो मेंटली प्रिपेयर है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें 2025 से? देखिए, जरूर मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जिस तरीके से सेक्युलर रन आपका 3 साल का रहा या 4 साल का रहा, वो वैसा हो सकता है 2025 में ना हो। म्यूटेड रिटर्न्स रहे। हम कोई ज्यादा कोई स्केरी सिचुएशन नहीं देख रहे हैं। बट हाँ, जो हम टाइम करेक्शन की बात करते हैं कि पिछले 3-4 महीने से जो ट्रेंड चल रहा है, देखिए दीपाली, 2 दिन के बाद में नया साल शुरू होगा तो खाली तारीख बदलेगी, परिस्थितियां एकदम से नहीं बदल जाएंगी 2 दिन में। तो ये परिस्थितियां हैं, जैसे यूएस के अभी ट्रंप है, उन्होंने अपना 20 जनवरी को कार्यभार संभालना है। उसके बाद हमारा बजट आने वाला है। तो ये सारे इवेंट्स जो अनफोल्ड होंगे, जो डेटा आएगा सीपीआई डब्ल्यूपीआई का डेटा, उसके बेसिस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो वोलेटिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। नाउ स्ट्रैटेजी इज, दीपाली जी, जो आपने जैसे फंड्स दिखाए भी अपनी स्क्रीन पे, जरूरी नहीं है कि यही फंड्स आपके आगे कंटिन्यू रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके पोर्टफोलियो अपना बिल्ड ना करें 2025 में। आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, एक आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए, एक इंडिया अपॉर्चुनिटीज कैटेगरी होती है वो वाला फंड ले लीजिए। तो इस तरीके से एक मल्टी कैप जो फंड की अप्रोच होती है, वो अप्रोच लेके चलना चाहिए। टू नेम अ फ्यू फंड्स, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड हो गया, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया,
सुंदरम का बिजनेस साइकिल फंड हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया। इस तरीके से ये वाले फंड ले सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा भी एक अच्छी ऑप्शन है जो ली जा सकती है। और यदि इन्वेस्टर्स को 2025 में कोई टैक्टिकल या थीमेटिक प्ले करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूटीआई का एक कंज्यूमर फंड है और आईसीआईसीआई का ही जैसे फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड है। ये दो सेक्टर्स में आप एक एडिशनल एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि 2025 में अगर हम देखेंगे कि 2024 के जाते जाते कंजम्पशन में थोड़ा सा डेटा एनकरेजिंग नहीं था, कॉर्पोरेट अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं थी, तो शायद गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि अपना जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके साथ साथ में गवर्नमेंट विल फोकस ऑन कंजम्पशन ऑल्सो। तो ये दो थीम्स हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स अपना बेट ले सकते हैं। ओके तो ये वो थीम्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एक क्विकली एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ विकास जी आपसे, उसके बाद हम क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें या 2 साल की देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में स्टॉक्स में पैसा बना है। क्या 2025 के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप्स, मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स को लेकर? मतलब परसेंटेज एलोकेशन किस कैटेगरी में कितना रखें आपके हिसाब से? देखिए, अगर परसेंटेज एलोकेशन की बात करेंगे तो आपका रफली 40-45% के ऊपर लार्ज कैप होना चाहिए, अनदर 25-30% आपका मिड कैप होना चाहिए और रिमेनिंग आप स्मॉल कैप में ले सकते हैं। तो एक चीज जरूर बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा चल गया पिछले 2-3 साल में तो ये साल बिल्कुल नहीं चलेगा। ये साल बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी या कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। तो कुछ मिड कैप्स भी चलेंगी, कुछ स्मॉल कैप्स भी चलेंगी और लार्ज कैप्स भी चलेंगी। तो ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्या। हाँ, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने बोला कि एक मल्टी कैप ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका मल्टी कैप अप्रोच हो, ताकि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मल्टी कैप आपने मिड कैप लिया ही नहीं और उसमें भी कुछ कंपनीज चल गई, या स्मॉल कैप लिया ही नहीं उसमें कुछ कंपनीज चल गई। इसीलिए हमने जो आपको फंड्स अभी ऊपर लिस्ट किए थे उसका पर्पज ही यही है कि इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल जाए, मिड कैप का एक्सपोजर भी मिल जाए और स्मॉल कैप का भी रहे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कंपनीज होंगी मिड और स्मॉल कैप की जो यहां भी अच्छी रिटर्न देने की उम्मीद रख सकती हैं। ओके चलिए, तो ये आपको बताया गया है किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बनानी है 2025 के लिए और कौन सी वो थीम्स है जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं 2025 के लिए। तो ये कुछ तैयारियां नए साल के लिए और पिछले साल की परफॉर्मेंस पर भी हुई चर्चा। अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले व्यूअर हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं वो हैं चमन जालान। जालान साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए। मैंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा है। सो करंटली आई एम वर्किंग कॉर्पोरेट, माय एज इज 32 years and I'm investing in mutual fund from 2018 onwards. So right now I'm investing in couple of funds. So I wanted to review my portfolio whether as per the current environment, current market, macroeconomic environment, whether those funds are correct or not, or should I make the changes in my portfolio? अच्छा, तो चमन जी एक चीज़ बताइए पहले मुझे, एग्जिस्टिंग SIP कितने अमाउंट की चल रही है? 15K। और ये आपने कब स्टार्ट की? मैंने 2018 ऑनवर्ड से स्टार्ट की हुई है। तो मेरे कुछ फंड्स में मैंने स्टार्ट की थी जो मैंने क्लोज भी कर दी है फंड्स। मैंने अमाउंट इज स्टिल इन्वेस्टेड जिसका मैंने डिटेल शेयर किया है। ओके बट उनमें तो मैंने आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है फिर अभी? सो ओवरऑल टोटल मिला के करेंट इन्वेस्टमेंट 10 lakhs एंड ओवरऑल मार्केट वैल्यू एज ऑफ नाउ 16.5 मतलब जो आपने SIP रोक दी है उस वैल्यू को भी ऐड करके और करंट पोर्टफोलियो को ऐड करके 16.5 लाख के आसपास है। करेक्ट। और 20,000 के आप एडिशनल SIP करना चाहते हैं? यस। ओके, और होराइजन आपका लॉन्ग टर्म ही रहेगा? यस। ओके ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को समअप कर देती हूँ और फिर विकास जी की राय ले लेते हैं। विकास जी, आपने इसे सुना, 2018 से इन्होंने SIP की शुरुआत की, लंबा समय हुआ ऑलरेडी इनको, 15,000 की SIP एग्जिस्टिंग रनिंग है, प्लस कुछ SIPs इन्होंने क्लोज भी कर दी हैं लेकिन फंड्स विड्रॉ नहीं किए हैं, तो इसीलिए टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू 16.5 लाख के आसपास की है। 20,000 के एडिशनल SIP करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है, क्या करें, बदलाव कुछ करने हैं या फिर नहीं। पहले मैं रनिंग पोर्टफोलियो बता देती हूँ, यानी एक्टिव पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो एक्टिव है उसमें मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट ELSS टैक्स सेवर, क्वांट स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है। यहाँ पर 3,000 ईच है। साथ ही जिन फंड्स में SIP बंद कर दिया उसमें एक्सिस ब्लू चिप 3.89 लाख की वैल्यू, एक्सिस ELSS में 2 लाख की वैल्यू,
आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर में 1.26 लाख की वैल्यू, 1.29 लाख की वैल्यू है कोटक फ्लेक्सी कैप में, और बंधन ELSS टैक्स सेवर में 75,000 की वैल्यू है। इसके अलावा FD में भी 4 लाख रुपए इन्होंने डाले हुए हैं। बताइए इनका पोर्टफोलियो, इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ साथ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर भी आपकी सलाह। जी, सो जलन जी, क्योंकि आपके बहुत सारे फंड जो ELSS वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यही आपको बोलूंगा कि यदि आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप यहां से एग्जिट करके रेगुलर जो ऑल वेदर या डाइवर्सिफाइड फंड्स है उसमें आप मर्ज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो आपके कुछ फंड्स जिनमें आप SIP कंटिन्यू रखे और जो नया आप SIP करना चाहते हैं उसी में बढ़ाइए। सो मैं पहले आपको एक लिस्ट ऑफ फंड्स बता देता हूं कि जो आपको आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अदर देन योर ELSS। सो आप कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड को आप कंटिन्यू रखिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू रखिए, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप को कंटिन्यू रखिए, और आप कोटक फ्लेक्सी कैप को कंटिन्यू रखिए। अब चेंजेस आपको क्या करनी है कि अगर आपका जो एक्सिस के 2 फंड है आपके पास में, वो आप दोनों फंड को, अगर आपका ELSS का भी अगर टाइम होराइजन कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको मर्ज करके एक्सिस के मल्टी कैप फंड में आप SIP स्टार्ट कर दीजिए। तो उसको मर्ज करके एक फंड में कर दीजिए। सिमिलरली आदित्य बिरला का जैसे आपका टैक्स सेवर फंड है, तो आदित्य बिरला की बहुत अच्छा फंड है आदित्य बिरला इंडिया जेन नेक्स्ट फंड। सो इसमें बहुत सारे प्रॉमिसिंग बिजनेसेस हैं जो आने वाले समय में इमर्ज कर रहे हैं या करेंगे, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आप इस फंड को लेके आदित्य बिरला का अगर ELSS आपका 3 इयर्स का टाइम होराइजन पूरा हो गया तो इसमें मर्ज कर दीजिए। इस तरीके से जो मैंने आपको 7 स्कीम्स बताई है उसी में आप 5,000 का SIP कर देंगे, 35,000 का आपका ये पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। जो रही आपकी ELSS वाली स्कीम्स है उसमें आप क्वांट ELSS कंटिन्यू कर सकते हैं और स्मॉल कैप को आप बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कर देना चाहिए। और ज्यादा स्कीम्स आप ऐड मत करिए, मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स आपके पास ऑलरेडी है। सिर्फ एक एक्सिस मल्टी कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड, ये 2 फंड हैं जो आप अपने इस पोर्टफोलियो में शामिल करिए और बाकी फंड्स को उसके साथ मर्ज कर दीजिए। तो चलिए सलाह आपके लिए क्लियर है। ELSS फंड्स काफ़ी सारे हैं आपके पास, एक्टिव पैसिव दोनों। यहाँ पर एक्सपोजर आप कम कीजिए, एक्सिस के ELSS और ब्लू चिप को आप मल्टी कैप में मर्ज कीजिए। क्वांट ELSS टैक्स सेवर में निवेश आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप को आदित्य बिरला जेन नेक्स्ट से रिप्लेस कर दें। ये कुछ सलाह आपको दी गई है। तो यानी जिन फंड से आपको निकलना है एक्टिव पैसिव दोनों कैटेगरीज में, वो है एक्सिस ELSS टैक्स सेवर, एक्सिस ब्लू चिप, क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला ELSS टैक्स सेवर और बंधन ELSS टैक्स सेवर। 20,000 के एडिशनल SIP कहाँ कर सकते हैं? मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट ELSS टैक्स सेवर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आदित्य बिरला इंडिया जेन नेक्स्ट और एक्सिस मल्टी कैप। तो इनमें आप कर सकते हैं। 2 फंड्स आपको नए सजेस्ट जो किए गए हैं उसमें आदित्य बिरला इंडिया नेक्स्ट जेन नेक्स्ट और एक्सिस मल्टी कैप है। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो आप रखिए, इसमें आप एडिशनल SIPs भी कर सकते हैं। करंट SIPs अगर ऑलरेडी इन फंड्स में है तो वो भी जारी कर सकते हैं, बट 2 फंड्स आपको सुझाए गए हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और अगले सवाल हमें ईमेल के थ्रू राजेश भाद्रा ने दिल्ली से भेजा है। 50 साल इनकी उम्र है, 10 साल का होराइजन ये लेके चल रहे हैं। 20,000 के SIP ये कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, सालाना 3,000 स्टेप अप भी ये करेंगे। 10 ईयर्स के हिसाब से कितना कॉर्पस हो जाएगा, और 10 ईयर्स के बाद इनको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू मंथली 1.5 लाख की जरूरत होगी। 10 साल में 12 से 14% रिटर्न की उम्मीद के लिए कौन से फंड्स बेहतर रहेंगे? तो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग ये कर रहे हैं ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 50 ईयर्स इनकी एज है। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर? देखिए दीपाली, इनका क्योंकि टाइम होराइजन सिर्फ 10 साल का है और ये कह रहे हैं कि 20,000 की सिप कर रहे हैं और 3,000 रुपया इंक्रीमेंटल हर साल करेंगे, विच मीन्स के इनका जो एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है, खाली 3,000 से हो रहा है। अगर मैं उसमें 15% का भी अगर कैलकुलेशन करके चलता हूं तो 84-85 लाख के आसपास इनका कॉर्पस बनेगा। लेकिन इनको ये भी है कि ये बोल रहे हैं कि मुझे SWP करना है 1.5 लाख का एवरी मंथ, विच मीन्स के इनका जो विड्रॉल है वो लगभग 18 लाख रुपए का साल का हो जाएगा। अब मैं उसमें अगर, क्योंकि इनको 10 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो इनको पोर्टफोलियो भी कंजर्वेटिव रखना है। अगर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो 12% का रखूंगा तो एक मिसमैच हो जाएगा, बिकॉज इनको विड्रॉल इनको 1.5 लाख का करना है, तो इनका क्या होगा कि जो कैपिटल है वही इरोड होना शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे केसेस में हम ये भी कहते हैं कि आप जो भी SWP करना चाहते हैं उसमें हमेशा बफर रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 12% की रिटर्न है तो आप 6 या 7% का विड्रॉल लीजिए, बाकी 4-5% का बफर रखिए, बिकॉज हर साल आपको लीनियर तरीके से 12% की रिटर्न नहीं आएगी। कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे नेगेटिव रिटर्न है, कुछ साल ऐसे होंगे जहां पे फ्लैट रिटर्न है या सब 12% रिटर्न है। तो ऐसे केस में 6% इज आइडियल सिनेरियो कि जहां पे 6% के हिसाब से आप विड्रॉल करें। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैच है। नाउ अगर इनको 1.5 लाख रुपए का विड्रॉल लेना है तो कम से कम 2.5 से
3 करोड़ का इनका पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसके लिए फिर इनको 15% का जो है स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल। 15% का मतलब जैसे आपने 20,000 से शुरू किया तो 15% 3,000 हो गया, लेकिन अगले साल आपको 23,000 रुपए के ऊपर जो है 15% की स्टेप अप करनी पड़ेगी। या फिर आप अपना टाइम होराइजन जो है वो 10 से एक्सटेंड करके 15 साल पे लेके आएंगे, तो आप शायद वो पॉसिबल है कि आप जो कॉर्पस चाहते हैं मंथली विड्रॉल का वो पॉसिबल होगा। बट थोड़ा सा रिस्की बेट है इसमें, कैपिटल इरोजन के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आपको विड्रॉल जो है वो आप ज्यादा ले रहे हैं एज कंपेयर टू द अर्निंग। और रही बात जो फंड्स की आपने पूछा है, तो 4 फंड जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप स्टार्ट करें, क्योंकि अब टाइम होराइजन भी 10 साल का है, तो मैं बहुत अग्रेसिव आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट नहीं करूंगा। आईसीआईसीआई प्रू का एक बैलेंस एडवांटेज फंड है वो ले सकते हैं, एक एसबीआई कॉन्ट्रा ले सकते हैं, एचडीएफसी का टॉप 100 फंड ले सकते हैं, और यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। ये फंड ले लेंगे तो एक बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, पोर्टफोलियो एक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करेगा। 12 to 13% का जो आपका टारगेट है वो अचीव हो सकता है, बट अगेन उसको रिविजिट करिए। या तो आप अपना जो मंथली विड्रॉल है उसको आप कम लेके आइए, 80 to 85,000 का विड्रॉल से आप संतुष्ट होइए, या आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए, या फिर आप उसी दौरान में 15% का स्टेप अप करिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और उसी के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। विनोद कुमार कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे करते हैं बातचीत। विनोद जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। चलिए, उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, सवाल ले लेते हैं इनका। 44 इयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी 35,000 पर मंथ, पोर्टफोलियो की वैल्यू 14.5 लाख है, 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। कौन कौन से एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनके पास बता देती हूँ मैं। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000 ईच डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी हाइब्रिड फंड में 1500 वाले भी इनके पास 4 फंड्स है। काफी लंबा पोर्टफोलियो है। आईसीआईसीआई प्रू बिजनेस साइकिल, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, इन सभी में 1500 ईच है। 1000 ईच भी डाल रहे हैं 5 फंड्स में। उसमें है यूटीआई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, बंधन बैंक स्मॉल कैप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, और 2,500 डाल रहे हैं 2 फंड से। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, यूटीआई लार्ज मिड कैप, 2000 है एसबीआई पीएसयू बैंक में। ओ माय गॉड, काफ़ी लंबी लिस्ट है विकास जी इनके। 35,000 की एसआईपी के लिए बताइए पहले तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है क्या, प्लस क्या बदलाव करें, और 2 करोड़ का टारगेट बता रहे हैं 15 ईयर्स में। जी दीपाली, सर्टेनली, बिकॉज 17 स्कीम है और 35,000 का इनका मंथली सिप है, तो इतनी सारी स्कीम्स में देखिए दीपाली, एक तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है पोर्टफोलियो में, बिकॉज एक ही तरह की स्कीम्स आप लेके चल रहे हो। और जनरली ये टेंडेंसी कब होती है दीपाली, जब ये एनएफओज आते हैं ना, तो एनएफओज में ये टेंडेंसी होती है लोगों की कि मैं हर एक नए एनएफओ में डाल देता हूँ क्योंकि वो 10 रुपए का मिल रहा है, जबकि वो एक राइट अप्रोच नहीं होती। बिकॉज अगर एक एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड है जो आपका भले ही उसकी 100 रुपए की एनएवी हो, और एक एनएफओ किया उसकी 10 रुपए की एनएवी है, मार्केट रिटर्न अगर 10% आया तो 10 रुपए वाली एनएवी 11 हो जाएगी, 100 रुपए वाली 110 हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजिकली लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप एनएफओस देख के आप इन्वेस्ट मत करिए, और एक ही तरह की स्कीम्स को बार बार इन्वेस्ट मत करिए, बहुत सारा ओवरलैप हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो का। सो कमिंग बैक टू विनोद जी का जो पोर्टफोलियो है, 17 स्कीम से इनको हटा के कम से कम 7 या 8 स्कीम के ऊपर इनको नहीं जाना चाहिए, इनको कंसोलिडेशन की जरूरत है। और विनोद जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं रिवर्स में होके चलता हूं कि मैं आपको वैसी स्कीम बता दूंगा 7 स्कीम जिसमें आप अपना सिप बढ़ाएं, और वो 7 स्कीम में आप अपना सिप करिए। सो फॉर एग्जांपल, एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी में एसबीआई स्मॉल कैप आप कंटिन्यू करिए, निपॉन इंडिया का वैल्यू फंड आप कंटिन्यू करिए, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप आप कंटिन्यू करिए, मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप आप कंटिन्यू करिए, उसके अलावा आप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कंटिन्यू करिए, यूटीआई फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू करिए, और आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी आप कंटिन्यू करिए। ये जो 7 स्कीम्स हमने बोली हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो से ही हमने ली हैं, ये आप 7 स्कीम्स में अपना एसआईपी बढ़ा दीजिए। अच्छा, दूसरे जो आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसमें आपको 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो जहां आपका 1 साल हो चुका है और 1,25,000 का कैपिटल गेन से नीचे नीचे आपका ये 3-4 स्कीम्स में बन रहा हो, आप वो वहां से निकल भी सकते हैं, तो आपको क्या टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। आप उस तरीके से इनको मर्ज करिए।
35,000 का जो आप SIP कर रहे हैं, अगर मैं 15% की ग्रोथ रेट से चलता हूं तो 3.5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा, बिकॉज 14.5 लाख के आसपास आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। सो आपके टारगेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका जो डुप्लीकेशन है। अब इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है विनोद जी? अगर आप ये कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो रखेंगे, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो की CAGR 18 या 19% की बन जाए, बट इतने बड़े स्प्रेड से पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी डाउन आ सकती है। वो हो सकता है 15 या 16% से ग्रो करे। सो 2 और 3% का भी गैप जो होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है इन ए लॉन्ग टर्म होराइजन। सो ये एक बहुत की आपके लिए पॉइंट है। आप इमोशनली हो सकता है इन सब सीम्स से अटैच हो चुके हो, लेकिन एक रैशनल डिसीजन लेके आपको पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको पोर्टफोलियो थोड़ा छोटा डेफिनेटली करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है आपका और इसीलिए इसमें चेंजेस नीडेड हैं। आपको जिन फंड से निकलना है वो आपको राय दी गई है। कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में भी डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 7-8 फंड काफ़ी हैं, 17 फंड की ज़रूरत नहीं है। जो फंड्स आपको रखने हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ यही फंड्स रखिए, बाकी फंड से आप निकल जाइए। रही बात आपके एक्यूमुलेशन की, 3.5 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 15 ईयर्स। बात करते हैं अगले व्यूअर से। दुर्गा प्रसाद हैं, इन्होंने हमें ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है और ये सवाल आया है हमें उत्तर प्रदेश से। 50 ईयर्स एज है, 30,000 के SIP करना चाहते हैं, 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना है 10 साल में करोड़पति बनने के लिए 30,000 के अमाउंट के साथ। बताइए क्या सजेशंस? देखिए दुर्जा जी, नया पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 फंड्स में आपको दे देता हूँ। 5-5 हजार के आप कर लीजिए। SBI कॉन्ट्रा, HDFC फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, HSBC वैल्यू फंड ले लीजिए, UTI का इंडिया कंज्यूमर फंड ले लीजिए, सुंदरम का लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ले लीजिए। यहाँ से आप पोर्टफोलियो की शुरुआत करिए। 30,000 की अगर आप सिप करते हैं 10 साल में, यदि मैं 15% भी लेता हूं तो 83 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो बनता है। थोड़ा सा आपको टारगेट से शॉर्ट पड़ जाएगा क्योंकि मैंने 15% बोला। टू अचीव 1 CR या तो आप अपना सिप को 36,000 कर दीजिए या सिर्फ 1 साल से अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए, तो आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। और जैसे आपको बताया गया है 5-5 हज़ार की SIP आप कीजिए 6 फंड्स में। 80-85 लाख तक की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 30,000 नहीं 36,000 की SIP लगेगी। तो धीरे धीरे भी आप बढ़ा सकते हैं। फिर टाइम होराइजन आप 10 साल की जगह 11 साल कर लें। कौन से फंड्स आपको चुनने हैं? तो आपको 6 फंड्स बताए गए हैं, नोट कर लीजिए आप प्लीज़। SBI कॉन्ट्रा फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC वैल्यू फंड, UTI इंडिया कंज्यूमर फंड, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप। और इन सभी 6 फंड्स में आप 5-5 हज़ार ईच डिप्लॉय कर सकते हैं और 15% भी रिटर्न अगर आपको मिला 10 ईयर्स में तो 83 लाख के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे। 36,000 की SIP लगेगी 1 करोड़ कमाने के लिए, या फिर 10 साल की जगह 11 साल का होराइजन लेकर आप चलें। चलिए, तो ये तो बातचीत हुई दुर्गा साहू के पोर्टफोलियो की। अब पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स नई क्रिएशन के हिसाब से। हालांकि शो की शुरुआत में उन्होंने बताया 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन प्रिसाइसली टॉप 4 फंड्स उन्होंने कौन से पिक किए हैं वो। और साथ ही विकास जी ये भी बताइए क्या गलतियां नहीं करनी है इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो बनाते वक्त नए साल में? देखिए, एक तो पहला पॉइंट यही है दीपाली की, वेबसाइट पे देख के ये मत सोचिए कि जो फंड्स टॉप में रहे मैं उन्हीं में इन्वेस्ट करूं, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो ये टॉप 5 फंड्स को कोई ना कोई और रिप्लेस कर लेगा। तो इसलिए पुराने फंड्स को वेबसाइट पे देख के ना करिए, एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। और 3 साल जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छे रहे, तो इसलिए कंसंट्रेशन रिस्क ना लें कि आप उसी में ही अपना पैसा डालते रहें। एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लीजिए थ्रू मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड। यदि अगर आप 4 फंड की अगर आप बात करते हैं तो UTI इंडिया कंज्यूमर फंड हमें लगता है एक अच्छा फंड है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहा तो रूरल इंडिया से अच्छी एक अपसाइड आ सकती है। तो UTI इंडिया कंज्यूमर फंड ले सकते हैं, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ का जेन नेक्स्ट फंड ले सकते हैं। ये जो पोर्टफोलियो है ये आपको मार्केट के हर तरह के यूनिवर्स को कैप्चर कर लेगा, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, विद लिटिल बिट ऑफ थीम ऑल्सो, जैसे हमने UTI का इंडिया कंज्यूमर फंड बोला। तो ये 4 फंड से पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, आपकी स्क्रीन पर नोट कर दीजिए। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ 2025 के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में भी हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।